जय हिंद। देखिए इससे पहले के क्लास में, जो इससे पहले हमारे मध्यकालीन भारत के इतिहास की क्लासेस इस चैनल पर हुई हैं, उसमें हम लोगों ने आपको भारत पर अरबों का आक्रमण पढ़ा दिया है, गजनी वंश की स्थापना पढ़ा दी, उसमें अल्पतगीन पढ़ा दिया है, आपको प्रीतिगीन पढ़ा दिया है, प्राई पढ़ा दिया है, सभी आपको पढ़ा दिए, सुबुक्तगीन भी हमने पढ़ा दिया है। देखिए इस वंश में जो हमने गजनी वंश में आपको पढ़ाया था लास्ट, एक सुबुक्तगीन पढ़ाया था, और सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे, सुबुक्तगीन पढ़ाया था। इसी से आगे हम आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण, जो फेमस आक्रमण हुए थे 17, उन सभी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सभी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, जो आपके एग्जाम के कंट्रीब्यूशन से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में जानेंगे, लेकिन हम कारण जान लेंगे कि क्या कारण थी कि वो भारत पर आक्रमण करने के लिए आया, और ये क्या कारण थे कि उसके भारत पर आने के बाद इतने सारे आक्रमण सफल हो गए थे। ठीक है, देखिए 17 आक्रमण किए थे, मजाक बात नहीं है, और सारे के सारे उसने सफल किए, एक बार में भी यहाँ पर पिटा नहीं, वो जाता रहा। ठीक है ना, देखिए बात करते हैं यहाँ पर सुबुक्तगीन। हमने बात की थी कि इस सुबुक्तगीन ने 987 ईस्वी में पहली बार भारत पर आक्रमण किया था, और भारत पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला तुर्क आक्रमणकारी बना था कौन? सुबुक्तगीन। ठीक है, देखिए अरबी आक्रमणकारी की अगर हम बात करें तो पहला अरबी आक्रमणकारी आया था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, लेकिन अगर हम तुर्की आक्रमणकारी की बात करें तो सबसे पहला तुर्की आक्रमणकारी भारत पर आया था आक्रमण करने के लिए, कौन आया था? सुबुक्तगीन आया था। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब देखिए होता क्या है, ये सुबुक्तगीन 987 में भारत पर आक्रमण करने के लिए आया, जो आपको पढ़ा दिया है, लेकिन उसके बाद इसने आक्रमण किया था जयपाल के ऊपर। किसके ऊपर किया था? जयपाल के, जो कि भारत में हिंदू शाही राज्य का राजा बना हुआ था जयपाल। उसके बाद इस जयपाल ने 991 ईस्वी में फिर से सेना गठित की और फिर से सुबुक्तगीन को ललकारा था। सुबुक्तगीन फिर से इसके ऊपर आक्रमण करने के लिए आया था, और जिस समय 991 ईस्वी में सुबुक्तगीन भारत पर जयपाल पर फिर से आक्रमण करने के लिए आया था, उस समय सुबुक्तगीन का एक पुत्र जिसका नाम था महमूद भी इसके साथ भारत में आया था। ठीक है, इस आक्रमण में एक शहजादे के रूप में महमूद ने भाग लिया था, और यही बना था महमूद गजनवी। देखिए इस सुबुक्तगीन के दो पुत्र थे, जिसमें एक का नाम था इस्माइल और एक का नाम था महमूद। अब देखिए आज के टाइम में भी आप गांव में देखेंगे ना, तो जो किसी को अगर 2, 3 या 4 पुत्र होते हैं, तो उनमें से जो बुजुर्ग होते हैं, वो बुजुर्ग अपने सबसे छोटे पुत्र की तरफ ज्यादा देखते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि भाई जो बड़े वाले हैं उनके बच्चे हो चुके हैं, वो अपने कमा लेंगे और खा लेंगे, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि छोटे वाले को और ज्यादा हम सहारा लगाएं ताकि वो भी आगे बढ़ता रहे। ठीक है, और वही घर में कलेश का कारण बन जाता है। वही आदत बुजुर्ग लोगों की घर में कलेश का कारण बन जाती है, लोग सयान करने लग जाते हैं। ठीक है, इसने भी क्या किया, इसने भी इस्माइल से ज्यादा स्नेह रखता था, सुबुक्तगीन इस्माइल से ज्यादा स्नेह रखता था, इसीलिए क्या किया, इसने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया, नॉमिनी नियुक्त कर दिया। किसको? इस्माइल को। किसने नियुक्त कर दिया भाई? सुबुक्तगीन ने, कि गजनी का जो अगला शासक हमारे बाद बनेगा, कौन बनेगा? इस्माइल बनेगा। अब ये बात बुरी लगती है किसको? महमूद को। अब महमूद सोचता है कि जहां भी आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं, सुबुक्तगीन लेके जाता है हमको। ठीक है, जहां मरने का काम है वहां हमको लेकर के जाता है, और उत्तराधिकारी बना दिया इस्माइल को। ये बात तो बड़ी गलत है भाई, हमें तो उत्तराधिकारी जरूर बनना है। इतने में होता क्या है, 991 में तो ये युद्ध पर लड़ लेता है। ठीक है, उसके बाद 997 में आकर के मौत हो जाती है सुबुक्तगीन की। ठीक है, 997 में जैसे ही सुबुक्तगीन की मौत हो जाती है, इसकी मौत के बाद गद्दी पर बैठ जाता है ये इस्माइल। ठीक है, इससे आगे के भी पढ़ाता हूं मैं, जरा इसको रफ कर देता हूं। देखिए इस्माइल गद्दी पर बैठ गया। ठीक है, इस्माइल गद्दी पर बैठ गया। अब होता क्या है, ये जो महमूद था, जो बड़ा वाला भाई था इसका, जिसका नाम था महमूद। ठीक है, ये महमूद इसको बोलता है कि भाई जितने भी इससे पहले युद्ध लड़े थे सुबुक्तगीन ने, यानी कि इनके पिता ने, इससे पहले जितने भी युद्ध लड़े थे, लगभग सभी में नहीं, जब तक महमूद थोड़ा बड़ा हुआ उसके बाद से साथ जाने लगा था सुबुक्तगीन के, भाई हमने युद्ध लड़े हैं, काफी राज्यों को कि भाई काफी राज्यों को हमने जीता है, लेकिन राजा बन चुके हो आप,
महमूद इसको कहता है कि आप ऐसा करो कि गजनी आप ले लो, ठीक है, और खुरासान हमको दे दो। खुरासान एक जगह थी खल्फ, ये चीजें हमको दे दो, ठीक है। नहीं माना, फिर बोला कि भाई एक काम करो, खुरासान आप ले लो, गजनी हमको दे दो। थोड़ा सा आप ऐसा करो कि बंटवारा कर लेते हैं, थोड़ा सा साम्राज्य हमारे पास रह जाएगा, थोड़ा सा आपके पास रह जाएगा, ठीक है। इस बात को इस्माइल नहीं मानता है। जब नहीं मानता इस्माइल, तो उस समय महमूद क्या करता है, अपनी सेना लेकर के इसके ऊपर आक्रमण कर देता है और इसको समाप्त कर देता है, ठीक है। युद्ध में हराने के बाद इस्माइल को महमूद बन जाता है गजनी का राजा, ठीक है। गजनी का शासक बन जाता है कौन? महमूद। और उसी समय इसका नाम पड़ जाता है महमूद गजनवी या महमूद गजनी, ठीक है, महमूद गजनी, ठीक है, या इसी को कह देते हैं महमूद गजनवी, ठीक है। 27 वर्ष की अवस्था में यह अपने पिता सुबुक्तगीन के पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लेता है और उसका शासक बन जाता है महमूद गजनवी, ठीक है। और देखिए उस समय होता क्या था, राजतंत्र में यही होता था, ठीक है, कि जो राजा को मार देता था वही राजा बनकर बैठ जाता था, ठीक है, कि भाई राजा को मारो, राजा बनकर के बैठ जाओ। आपने पढ़ा होगा हरियंक वंश से चला आ रहा है, ठीक है, बिंबिसार को मारा अजात शत्रु ने, उसको मारा उदयन ने, ठीक है, इसी तरह से चलता रहा और आगे जाकर के राजा बनते रहे, ठीक है। बाप को मारो राजा बन जाओ, ठीक है, जिसको पितृहंता वंश भी बोला जाता है, आपने पढ़ा होगा हरियंक वंश के बारे में, ठीक है। अब देखिए महमूद गजनी राजा बन गया, ठीक है। इससे आगे पढ़ते हैं जो कॉन्सेप्ट वाइज आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। जो महमूद गजनी की माता थी वो जबूलिस्तान की रहने वाली थी, इसी कारण महमूद गजनी को जबूली का महमूद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जबूली का महमूद बोलते हैं, ठीक है। जबूली का महमूद बोला जाता है किसको? महमूद गजनी को, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, इसने एक सीस्तान, एक जगह पड़ती थी गजनी के पास में, सीस्तान का एक राजा था जिसका नाम था खल्फ, ठीक है, खल्फ को हराया। उसके बाद अफगानिस्तान में जो जगह आज के समय में पड़ती है उसके पास में पड़ती थी खुरासान, खल्फ, ये कई जगह पड़ती थी। इन सभी हैरात, इन सभी जगह को इसने विजिट कर लिया, जीत लिया। इन सभी जगह को जीतने के बाद ये जैसे जीत करके गजनी पहुंचता है, उस समय बगदाद का जो खलीफा था, बगदाद के खलीफा ने इससे खुश होकर के इसको 2 उपाधियां दे दी, जिनमें यामीन उद दौला, ठीक है, अमीनुल मुल्क, ठीक है, 2 उपाधियां मिल गई, यामीन उद दौला, ठीक है, यामीन उद दौला, और दूसरी मिली अमीनुल मुल्क, अमीनुल मुल्क, अमीनुल मुल्क, ठीक है, ये 2 उपाधियां मिल गई। अब देखो जब नए नए गर्लफ्रेंड बनते हैं, क्या हो जा रहा है, सॉरी स्किलिंग, ठीक है, नए नए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जब बनते हैं ना, और जब कोई लड़का ला करके उसको बार 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 गिफ्ट देता रहता है और एक साथ बहुत सारे गिफ्ट दे दे, तब कहती है कि भाई शादी आपसे ही करेंगे अब तो, और रोज मिलेंगे। अब क्या करेंगे? रोज मिलेंगे, क्योंकि उसको लगता है कि रोज गिफ्ट मिलेंगे। वो होता है स्टार्टिंग में वो डेमो देता है, भाई कोई बात नहीं, लेकिन उसको लगता है रोज गिफ्ट मिलेंगे, वो कहती है रोज मिलेंगे, ठीक है। और हालांकि पकड़े जाने के बाद वही लड़की बाद में जाकर के कहती है हमें बेला फुसला के ले गया, वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जब गिफ्ट मिलते हैं उस समय कहती है कि रोज मिलेंगे। वैसे ही इसको जब ये उपाधियां दी गई, उस समय इस महमूद ने एक शपथ ली थी बगदाद के खलीफा के सामने, ठीक है, अल बिल्ला, जिस खलीफा का नाम था अल बिल्ला खलीफा के सामने ही एक शपथ ली थी कि मैं प्रत्येक वर्ष एक सोने की चिड़िया कहलाए जाने वाला एक देश है जिसका नाम है भारत, और प्रत्येक वर्ष भारत पर आक्रमण करूंगा, ठीक है। और इसी पर एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है हेनरी इलियट, हेनरी इलियट। हेनरी इलियट के मतानुसार हेनरी इलियट ने अपना मत दिया। उन्होंने कहा कि महमूद ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, भारत पर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था। कितनी ईस्वी तक? 1000 से 1027 ईस्वी तक। कई बार क्वेश्चन आता है कि महमूद ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था, कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। इस बात को अच्छे से आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना।
कब बोला था उसने? जब उसको यामीनुद्दौला और अमीनुल मुल्क की उपाधि दी गई थी, उस समय इसने बोला था कि मैं भारत पर प्रत्येक वर्ष आक्रमण करूंगा। और 1000 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था, उसके बाद 1027 ईस्वी तक कुल मिलाकर के इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। क्लियर है यहां तक? चलते हैं आगे। ठीक है, देखिए अब यहां पर यह जान लेना जरूरी है कि भाई ऐसा क्या कारण था कि भारत पर इसने 17 बार आक्रमण किया और 17 के 17 बार ये यहां से लूटपाट मचा करके ले गया। देखो, पहली बात तो इसका उद्देश्य यहां आने का केवल, भारत आने का केवल और केवल था यहां पर आकर के लूटपाट मचाना। ये कोई शासक नहीं था, लुटेरा था। ठीक है, ये एक लुटेरा था, यहां आता, लूटपाट मचाता और चला जाता था। लेकिन जब ये भारत आया आक्रमण करने के लिए, जब ये भारत आया, तो उस समय जो भारत की राजनीतिक स्थिति की अगर हम लोग बात करें, तो राजनीतिक स्थिति इस तरह से थी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजा बने हुए थे। ठीक है, आज के समय में भी अगर आप देखो ना, आपके पड़ोसी को आकर के कोई सता रहा होता है ना, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उसका देख करके आनंद ले रहे होते हैं, उसको बचाने नहीं जाते, जबकि गलत है। ठीक है, अगर आपके पड़ोसी को कोई मार रहा है ना, अगर आप उसे नहीं बचा रहे हो, तो पक्का कल को दूसरा आकर के आपको भी सताएगा और वो इसी तरह से आनंद लेगा। वो उसी तरह से खड़ा होकर के देखेगा, आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप भी नहीं आए थे। ठीक है, यही कारण था उस समय जो वहां की भारत की राजनीति थी। उस समय अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजा बने हुए थे। अगर एक को आकर के कोई मारता तो दूसरा देखता था, बचाने नहीं आता। ठीक है, और यही कारण था कि भाई भारत से बाहर के जितने आक्रमणकारी थे वो सभी भारत आते, आक्रमण करते, लूटपाट मचाते और चले जाते थे। ठीक है, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया तो कहलाता था। बहुत सारा भारत में धन था उस समय, धन से पूरी तरह संपन्न भारत था। उनको आना, लूटपाट मचाना, ये काम उनको करना था। ठीक है, दूसरा कारण क्या था? लोग धार्मिक स्थितियों में इतने उलझ गए थे कि जो धर्म की शिक्षाएं दी जाती थी उसकी जगह लोग कर्मकांडों में ज्यादा विश्वास करने लगे थे। उसके बाद जात पात में लोग फंस चुके थे। ये बहुत सारे कारण ऐसे रहे कि लोग, क्या हुआ, ये आने के बाद ये सफल ही रहा था। ठीक है, अब देखिए उद्देश्य की हमने इसके बाद कर ही दी है कि भाई उद्देश्य इसका एकमात्र था भारत पर आकर के अपना प्रभुत्व जमाना, तो उद्देश्य नहीं था, केवल और केवल लूटपाट मचाना था, एक लुटेरा था, बस, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। चलिए बात कर लेते हैं हम महमूद गजनवी के आक्रमणों के बारे में। इसने आक्रमण कितने किए और कौन कौन से कब कब किए। देखिए सभी आक्रमणों के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम के कॉन्ट्रीब्यूशन से, उसी के पर हम लोग बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहला आक्रमण किसके ऊपर करेगा? महमूद गजनी ने अपने जीवन के जो सबसे, भारत के खिलाफ सबसे पहला आक्रमण किया था, जो लड़ाई लड़ी थी, जो युद्ध लड़ा था, वो लड़ा था 991 ईस्वी में जयपाल के खिलाफ, जो कि हिंदू शाही राज्य का राजा था। तो 1000 ईस्वी में इसने हिंदू शाही साम्राज्य के ऊपर पहला आक्रमण कर दिया। ठीक है, प्रथम आक्रमण लिख देता हूं मैं यहां पर, प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया था इसने, 1000 ईस्वी में हिंदू शाही राज्य के ऊपर, हिंदू शाही राज्य की सीमाओं पर किया था, उसके ऊपर नहीं किया, सीमाओं पर। ठीक है, हिंदू शाही राज्य की सीमाओं पर आक्रमण कर दिया पहला। आक्रमण को करने के बाद चला जाता है लूटपाट मचा करके, उसके बाद फिर से आता है लूटपाट मचा करके चला जाता है। उसके बाद 1001 ईस्वी में फिर से आता है दूसरा आक्रमण करने के लिए, दूसरा आक्रमण करने। ठीक है, दूसरा आक्रमण करने जब भारत पर ये आता है, उस समय जयपाल ने अपनी भी सेना बिल्कुल तैयार कर रखी थी, लेकिन क्या हुआ, जो मोहम्मद बिन कासिम था ना, ये अपनी सेना में जितने भी सैनिक भर्ती करता था उसकी योग्यता को देखते हुए काम देता था कि भाई आपको कौन सा काम करना। और इसके दरबार में बहुत सारे इतिहासकार और बहुत सारे कवि भी रहते थे और बहुत सारे विद्वान इसके दरबार में रहते थे, जो कि बताते थे कौन क्या काम कर सकता है और किस तरह से काम कर सकता है, और बहुत अच्छी तरह से अपनी सेना को ये ट्रेन करता था, जिस कारण ये युद्धों को जीतता चला गया, इन आक्रमणों को जीतता चला गया। बात करते हैं आगे दूसरे आक्रमण की। दूसरा आक्रमण इसने जयपाल के ऊपर किया था, ये हिंदू शाही राज्य का राजा था, जयपाल के ऊपर, जयपाल के ऊपर किया। ठीक,
जयपाल के ऊपर दूसरा आक्रमण किया। इस दूसरे आक्रमण में दोनों के बीच अच्छी झड़प हुई, महमूद गजनवी और दूसरा जयपाल के बीच अच्छी झड़प हुई, लेकिन जयपाल को बंदी बना लिया गया। ठीक है, जयपाल को क्या बना लिया? बंदी बना लिया। जयपाल इस युद्ध को हार गया और जयपाल को बंदी बना लिया और इसकी राजधानी उद्भांडपुर पर भी क्या कर लिया? कब्जा कर लिया गया। लेकिन कुछ समय बाद महमूद गजनवी क्या करता है कि भाई हमें अब तेरे यहाँ पर शासन तो जमाना नहीं है, हमें राजा तो बनना नहीं है, हम क्या करेंगे, हम तो केवल लूटपाट मचाने के लिए आए हैं। तो उसमें क्या करता है, ये एक संधि कर लेता है इससे। ठीक है, क्या करता है? संधि करता है। संधि में क्या करता है? 25 हाथी लेता है और 2.5 लाख दिनार 2.5 लाख दिनार लेकर क्या करता है? दिनार लेकर 2.5 लाख दिनार लेकर के वापस चला जाता है। अब ये वापस तो चला जाता है, जयपाल को राज्य भी मिल जाता है, लेकिन जयपाल सोचता है कि इससे पहले इसके पिताजी सुबुक्तगीन आए थे जिन्होंने 2 बार हमको हराया। उसके बाद पहला आक्रमण करने के लिए आया था, हमारी सीमाओं पर आक्रमण करके चला गया था। उसके बाद इस बार फिर से आया, आक्रमण करके चला गया। ये बार बार हमें आता है, हराता है और चला जाता है। इस हार से इतना ज्यादा अपमानित हुआ है जयपाल ने आत्महत्या कर ली। जयपाल ने क्या किया? आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। ठीक है, जयपाल ने आत्महत्या कर ली। और उसके बाद इसकी आत्महत्या करने के बाद जो हिंदू शाही राज्य का शासक बना वो बन गया था आनंदपाल। ठीक है, आनंदपाल अगला शासक बन गया था हिंदू शाही राज्य का। ठीक है, अगला शासक बन गया आनंदपाल। उसके बाद लेकिन इसी बीच एक चीज और हुई थी जो अगले आक्रमण के लिए जिसने नींव रख दी थी। वो ये हुआ था कि एक जगह है पुंछ, आज के समय में, उस समय बोला जाता था उसको भेजा। ठीक है, भेजा जो आज के समय में उच्च कहलाती है। ठीक है, उच्च की एक जगह है, वहां का एक राजा जिसका नाम था बजहरा। बजहरा से महमूद ने जयपाल के खिलाफ सैनिक सहायता मांगी थी। उससे कहा था कि हम जयपाल से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं और हमें आपकी सेना चाहिए, क्या आप अपनी सेना हमें युद्ध लड़ने के लिए दे सकते हो? उस समय बजहरा ने महमूद की सहायता नहीं की थी। उसके बाद जो तीसरा आक्रमण किया उसी के ऊपर किया। महमूद ने कहा कि भाई तूने हमें क्या, हमने तेरे से सहायता मांगी थी और तूने सहायता नहीं दी, अगला नंबर तेरा ही है। ठीक है, उसके बाद अगला जो आक्रमण करने के लिए आया था, इसको रफ कर देता हूं एक बार, अरे स्क्रीनशॉट, सॉरी, अगले आक्रमण का ले लेना आप लोग स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं तो स्क्रीनशॉट की इतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम बार बार आपको कह रहे हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे हाथ के लिखे हुए नोट्स आपको वहां पर मिलते रहेंगे, बराबर नोट्स मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत आपको पढ़ने में उनको नहीं होगी। अच्छी हैंडराइटिंग में हमारे हाथ के लिखे हुए नोट्स हैं, कोई किसी किताब को कॉपी नहीं किया है, अच्छे से आपके लिए बनाए गए हैं, जो कि आपको मिलते रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, तीसरा आक्रमण की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर तीसरा आक्रमण, ठीक है, तीसरा आक्रमण किया किसने? भेजा या उच्च, आज के समय में कहलाता है उच्च। उच्च के राजा बजरा के ऊपर, बजरा के ऊपर किया। क्यों? कारण हमने आपको बता ही दिया है, क्योंकि इसने जयपाल के विरुद्ध बजरा से सैनिक सहायता मांगी थी और इसने सहायता नहीं दी थी। और सहायता क्यों देता भाई? हमारे यहां पर आकर हमारे भाई को मारे और हमसे ही सहायता मांग रहे हो, बताओ, सहायता देंगे हम? नहीं देंगे ना। तो इसने सही तो किया था, लेकिन फिर भी इसके ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। उसके बाद चौथा आक्रमण करता है ये मुल्तान के ऊपर, और मुल्तान के ऊपर सबसे पहला आक्रमण था। ठीक है, मतलब मुल्तान के ऊपर कुल 2 आक्रमण इसने किए थे, जिनमें पहला आक्रमण किया था जो चौथे नंबर का आक्रमण था इसका। ठीक है, चौथा आक्रमण मुल्तान के ऊपर, उस समय वहां का राजा था फतेह दाऊद। चौथा आक्रमण, ठीक है, मुल्तान के ऊपर, मुल्तान के ऊपर। ठीक है, फतेह दाऊद वहां का कौन था? राजा था, फतेह दाऊद। ठीक है, फतेह दाऊद राजा था, इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। चौथा आक्रमण जब मुल्तान के ऊपर किया और मुल्तान पर इसने कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद इसने क्या किया? जयपाल का जो एक पौत्र था जिसका नाम था सुखपाल, यानी कि आनंदपाल का पुत्र
सुखपाल सुखपाल ने क्या किया था, एक चाल चली थी। वो चाल क्या चली थी, सुखपाल ने महमूद गजनी से कहा कि हम इस्लाम धर्म कबूल कर रहे हैं, ठीक है, और अपना नाम रख लिया सुखपाल ने, क्या रख दिया था, नौशा शाह, सुखपाल, ठीक है, सुखपाल ने नाम रख लिया अपना नौशा शाह, ठीक है, नौशा शाह नाम रख के और इससे कह दिया कि हमने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। अब महमूद को लगा कि भाई इसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और फतेह दाऊद को हटा करके मुल्तान की सीमा पर से इसने किसको, इस सुखपाल जो इसने अपना नाम रख लिया था नौशा शाह और बोल दिया था कि हमने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, इसको वहां का शासक बना दिया, मुल्तान का शासक बना दिया, किसको, नौशा शाह को, जो कि आनंद पाल का पुत्र था। लेकिन इसको शासक बनाने के बाद जैसे ही महमूद वहां से वापस जाता है, गजनी चला जाता है, उसके बाद ये नौशा शाह फिर से क्या बन जाता है, सुखपाल बन जाता है, इस्लाम धर्म को त्याग देता है। ठीक, अब इस बात का पता लगता है किसको, महमूद गजनी को। महमूद गजनी को जब इस बात का पता लगता है कि भाई पहले तो बोला था कि हमने आपकी बात मान ली और अब बात से मुकर गया है, ऐसा हम करने नहीं देंगे, तो इसने क्या किया, उसके बाद जो 5वां आक्रमण किया इस सुखपाल के ऊपर ही किया, 5वां आक्रमण, 5वां आक्रमण किसके ऊपर, सुखपाल के ऊपर, इसको सजा दी। ठीक, इसी तरह से आगे चल करके आक्रमण करता रहा, धीरे धीरे आक्रमण करता रहा, लेकिन ये आक्रमण इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं हट जाता हूं थोड़ी सी देर के लिए। ठीक है, चलिए अब जो आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आक्रमण था वो माना जाता है 16वां आक्रमण, ठीक है, जो कि हुआ था सोमनाथ मंदिर के ऊपर। किसके ऊपर हुआ था, सोमनाथ मंदिर के ऊपर हुआ था 16वां आक्रमण, 16वां आक्रमण। ठीक है, देखिए 16वां आक्रमण के बारे में, सोमनाथ का मंदिर उस समय का गुजरात का ही नहीं भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर था, और इस मंदिर के अंदर इतना ज्यादा धन था, इतनी ज्यादा धन संपदा थी कि वहां पर लोग बहुत सारे हीरे जवाहरात सोना चांदी सब कुछ वहां पर आकर के दान करते थे, बहुत सारा धन यहां पर इकट्ठा हुआ था। और हम कह रहे हैं कि हम क्या, इतिहास भी इसको कहता है और हम भी अब आपसे बार बार कह रहे हैं कि महमूद गजनी भारत में केवल और केवल आक्रमण करके धन लूटने के लिए आता था, दूसरा इसका कोई काम नहीं। ठीक है, ये सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया, कौन सा, 16वां आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर। कई बार क्वेश्चन आता है कि सोमनाथ के मंदिर पर कौन से नंबर का आक्रमण किया था, 16वें नंबर का, या पूछा जाता है कि 16वां आक्रमण कहां पर किया था, तो किसके ऊपर किया था, सोमनाथ के मंदिर पर। सोमनाथ के मंदिर पर कहां पर है ये भाई, गुजरात, गुजरात में। ठीक है, सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया और यहां से इस आक्रमण को करके बहुत सारा धन लेकर के वापस जा रहा था, लेकिन बीच में मुल्तान के पास में कुछ जाटों ने इसको परेशान किया और इससे धन लूट लिया। ठीक है, जाटों ने परेशान किया और इससे धन को लूट लिया। अब भाई ये चला तो जाता है वहां से, लेकिन कहता है कि आप लोगों से फिर से बदला लूंगा, इसलिए इसने एक लास्ट और 17वां आक्रमण किया, 17वां आक्रमण जो कि इसका लास्ट आक्रमण था। ठीक है, 17वां आक्रमण जो कि क्या था, इसका लास्ट आक्रमण था। यह आक्रमण किया किसके ऊपर, जाटों व खोखरों के ऊपर, जाटों व खोखरों के ऊपर, खोखरों के ऊपर, और यह भारत पर इसका सबसे अंतिम आक्रमण था। ठीक है, अब यहां पर हम आगे की बात करने वाले हैं कि भाई ऐसा क्या था जो इसके आक्रमण इतने सफल रहे थे। ठीक है, हम बार बार बात करें कि इसके दरबार में बहुत सारे, क्या हुआ ये, इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान कवि रहते थे, जिनमें उतबी, अलबरूनी, ठीक है, ये सभी लोग, क्यों हो रहा है, अलबरूनी, ठीक है, हम बात कर रहे थे कि इतिहासकार अलबरूनी, ठीक है, उतबी, उसके बाद अगर हम बात करें दर्शन शास्त्र के विद्वान थे फराबी, ठीक है, फिरदौसी, और जी फारस के कवि उजारी, बहुत सारे लोग इसके दरबार में रहते थे, जिन्होंने बहुत बहुत सारी किताबें लिखी, जिनमें उतबी ने किताब लिखी किताबुल यामिनी और किताब तहकीक हिंद, लिख देता हूँ। कई बार अब आपसे किताबें पूछी जाएंगी और जिनको आपको याद कर लेना है। ठीक है,
कौन सी किताब किसने लिखी थी। ठीक है, अब इसके दरबार में रहते थे भाई अलबरूनी, आपको याद हो जाएगा, उतबी याद हो जाएगा, फिरदौसी याद हो जाएगा, फरहाबी याद हो जाएगा, ये सभी आपको याद हो जाएंगे कौन कौन इसके दरबार में रहते थे। ठीक है, क्योंकि जो ये जो पहले राजा होते थे उस समय यूट्यूब नहीं था। ठीक है, उस समय डीजे भी नहीं बजता था और उस समय होम थिएटर भी नहीं थे कि मनोरंजन के लिए बजा लिया जाए। ठीक है, वैसी ऐसी कवि लोगों को रखते थे या किसी गायक को रखते थे और अपने दरबार में ऐसे ही उनसे मजाक करते रहते और उनसे सुनते रहते थे। ठीक है, जैसे कि मुगले आजम अनारकली को नचाते थे। ठीक है, इसी तरह से ये लोग करते रहते थे, क्योंकि उस समय यूट्यूब नहीं था और ना ही उस समय इतनी टेक्नोलॉजी थी कि भाई आप डीजे बजाओ डांस कर लेंगे, कुछ नहीं था। होम थिएटर भी नहीं था कि घर में होम थिएटर रख के बजा लेंगे। ठीक है ना, ये तो अभी तो आया है, उस समय कुछ नहीं था। तो ये उस समय अपने मनोरंजन के लिए क्या करते थे, इन लोगों से किसी लोगों से कहानियां सुनते, कवि लोगों से कहानी मतलब कवि लोगों से कुछ और सुना करते थे। ठीक है, उसके बाद जो लेखक लोग थे उनसे उनकी कहानियां सुना करते थे। इसी तरह से ये करते रहते और अपना मनोरंजन कर लेते थे। ठीक है ना, अब इसमें कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं कि किसने क्या लिखा। अगर सबसे पहले इतिहासकार उतबी की हम लोग बात करें, उतबी, ठीक है, उतबी ने एक तो किताबुल यामिनी पुस्तक लिखी और एक लिखी तहकीक हिंद। दो पुस्तकें लिखी, किताब उल यामिनी, किताब उल यामिनी, और दूसरी पुस्तक का नाम था तहकीक हिंद या किताबुल हिंद भी कहते हैं इसको, तहकीक ए हिंद। ठीक है, दो पुस्तकें लिख दी किसने, उतबी ने। ठीक है, तारीख यामिनी, हाँ ये। उसके बाद अगर हम बात करें फिरदौसी की, तो फिरदौसी भी इन्हीं के दरबार में रहते थे, जिसे पूर्व का होमर की उपाधि दी गई और जिसने शाहनामा पुस्तक लिखी थी। ठीक है ना, किसने, फिरदौसी ने। लेकिन इस पर थोड़ा सा आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी फिरदौसी के लिए। ठीक है, फिरदौसी ने शाहनामा पुस्तक लिखी थी, शाहनामा, शाहनामा पुस्तक लिखी किसने, फिरदौसी ने। उसके बाद इसी को कहा जाता है पूर्व का होमर या पूर्वी पेप्स। ठीक है, पूर्व का होमर किसको बोला जाता है, फिरदौसी को बोला जाता है। फिरदौसी से जब शाहनामा पुस्तक लिखवाई गई थी तो उस समय महमूद गजनवी ने फिरदौसी को बोला था कि हम आपको 60,000 सोने के मिश्कल देंगे। वहां पर गजनी में उस समय सिक्का चलता था जिसका नाम था मिश्कल। क्या नाम था, मिश्कल। ठीक है, मिश्कल नाम का सिक्का चलता था। इसने कहा था कि आप ये पूरी किताब जब लिख दोगे जिसका नाम है शाहनामा, शाहनामा आप पूरी पुस्तक लिख दोगे तो पूरी पुस्तक लिखे जाने के बाद हम आपको 60,000 सोने के मिश्कल देंगे। कितने, 60,000 स्वर्ण मिश्कल, सोने के मिश्कल देंगे। लेकिन उसमें होता क्या है, एक इसका दरबारी था जिसका नाम था अयाज। ठीक है, अयाज ने इसको बहका दिया। ठीक है, बहकाने के बाद बहकावे में आकर के इसने, महमूद ने इसको सोने के ना दे करके 60,000 मिश्कल, मिश्कल तो 60,000 ही दिए लेकिन चांदी के दिए। किसके दिए, चांदी के दिए। बहकावे में आकर के सोने के ना दे करके चांदी के दे दिए। अब इस पर फिरदौसी नाराज हो जाते हैं और वो चांदी के मिश्कल भी नहीं लेते हैं, उन्हीं के पास ऊपर फेंक करके। जैसे आज के टाइम में कोई किसी को पैसे कम देता ना, ऑटो वाले से आप 10 रुपए कम दे दो ना, अगर वो 30 रुपए मांग रहा है आप 20 दे दो तो आपके ऊपर फेंक देगा कि पूरे पैसे दे करके जा। ठीक है, भाई इसने भाई पूरा फेंक दिया, ये 60,000 मिश्कल इसके ऊपर फेंक दिए और बोला कि आप ही रखो इनको। उसके कुछ समय बाद जब पता लगता है कि अयाज ने भड़काया था, इसने कोई गलती इसमें नहीं की है, फिर माफी मांगने के लिए और इसका पूरा इनाम देने के लिए महमूद ने फिरदौसी के पास पूरे 60,000 मिश्कल सोने के भिजवाए। अब माफी नामा भिजवाया और 60,000 मिश्कल सोने के भिजवाए, और जिस समय वो भिजवाए, चलो भिजवा तो दिए, माफी भी मांग ली, लेकिन जब वो फिरदौसी के पास पहुंचे उस समय फिरदौसी के शरीर को, यानी कि फिरदौसी की मौत हो चुकी थी और फिरदौसी के शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा। ठीक है, यहां पर इसकी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, हो जाता है। चलिए, इससे ज्यादा ये पूछा नहीं जाता। ठीक है, शाहनामा किसने लिखी थी भाई, फिरदौस ने लिखी थी, फिरदौसी ने लिखी थी। ठीक है ना, उसके बाद आता है फिरदौसी के बारे में एक चीज और आती है। फिरदौसी ने जब शाहनामा लिखी तो इसने पुराणों को भी पढ़ा और बहुत सारे हिंदू ग्रंथों को पढ़ा। किसने, फिरदौसी ने पढ़ा।
और हिंदू ग्रंथों को पढ़ने वाला सबसे पहला मुस्लिम आदमी था कौन? फिरदौसी। यहां पर मैं आपको लिख देता हूं थोड़ी सी। हिंदू ग्रंथों को पढ़ने वाला सबसे पहला मुस्लिम व्यक्ति कौन था? फिरदौसी था। ठीक है, हिंदू पुराणों को पढ़ने वाला सबसे पहला मुसलमान कौन था? सबसे पहला मुसलमान कौन था? फिरदौसी था। कौन था भाई? फिरदौसी था। यहां तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद ज्यादा कुछ इसमें रहा नहीं है। लास्ट हो जाता है कि महमूद गजनवी की मौत कब हो जाती है? 1030 ईस्वी में महमूद की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मृत्यु हो गई और काम इसका हो गया खत्म। उसके बाद इसका पुत्र आता है मसूद के बाद उसका पुत्र आता है मौदूद। ये ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं और आपसे ज्यादा पूछा नहीं जाता है। ठीक है, यहाँ पर गजनी वंश हो जाता है खत्म। उसके बाद जो आप गोर के लोग आ जाते हैं और इनके ऊपर आकर के आक्रमण कर देते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में। क्लियर है? इससे आगे हम आपको और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना ही बोलेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए और साथ बने रहिए। जीडी के एग्जाम चल रहे हैं, इसके कम कंट्रीब्यूशन से ठीक है आपके लिए, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स हम आपको बताते रहे हैं और साथ इसी के बाद आपकी करंट अफेयर्स की क्लास भी हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। थैंक यू क्लास।